लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद में इसको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट? सपोज दिस इज ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अगर हम इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को एक पेपर पे रखें और उसकी बाउंड्री ड्रा कर देते हैं, देन द शेप, इस प्रकार की बाउंड्री की शेप आएगी। देन दिस इज द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, राइट। इसका ये वाला जो फेस है, एक फेस ये हो गया। यदि हम इस फेस पे ये नॉर्मल ड्रा कर देते हैं एंड सपोज दिस इज इंसिडेंट रे, तो हम ये मान लेते हैं कि ये इंसिडेंट रे है और ये जो हमने नॉर्मल ड्रा किया हुआ है। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस I1. We can say that this angle is angle of incidence I1. Now देखो, it is clear that this ray is traveling from air to glass स्लैब में जाएगी। It means it will travel from rarer to denser medium. So क्या होगा? This ray will bend toward the normal. So this is रिफ्रैक्टेड रे फॉर फर्स्ट सरफेस। इस पहले सरफेस के लिए ये क्या हो गई? रिफ्रैक्टेड रे हो गई। देखो क्या हुआ इस रे को, यदि इफ देयर वर नो रिफ्रैक्शन देन दिस रे हैव टू गो स्ट्रेट। अगर रिफ्रैक्शन यहाँ नहीं होता तो इस रे को सीधे यूँ आना था यहाँ से, लेकिन क्या हुआ कि रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है देन इट ट्रेवल्स, ये आइदर इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है? रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो क्या हुआ? इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, राइट। अगर हम इस सरफेस पे फिर से नॉर्मल ड्रा कर दें, इफ वी ड्रा अगेन नॉर्मल एट दिस पॉइंट, तो देखो इस पॉइंट पे क्या होगा? फिर से रिफ्रैक्शन होगा, इस सरफेस पे दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा। अब ये रे कहाँ जाएगी? ग्लास से एयर में आएगी, मतलब डेंसर से रेयर में। देन वी कैन से दैट it will go away from normal. So it will go away from normal. ये फाइनल रे आ गई हमारी। इस रे को हम क्या कह सकते हैं? दिस इज नोन एज अमर्जेंट रे। जो फाइनल रे इसको हमने नाम दे दिया अमर्जेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे। और ये रे कौन सी हो गई? रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन फर्स्ट केस, इसको हमने नाम दे दिया R1। अब ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, इसका ओरिजिनल पाथ ये था, ये वाला, इसको यूं आना था सीधा अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो। लेकिन क्या हुआ? ये रे इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। इसका मतलब ये अपने पाथ से डेविएट हो गई यहाँ पर, और जितने एंगल से ये डेविएट होती है, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, द एंगल बाय विच द रे deviates from its path, this angle is known as angle of deviation delta. यहाँ पर delta क्या है? This delta is called angle of deviation. So how will you define angle of deviation? The angle by which the ray deviates from its path. We can define it as angle by which incident ray deviates from its path, deviates from its path is called angle of deviation. Now we will discuss lateral displacement. देखो lateral displacement क्या है? ये हमारी ओरिजिनल रे को if there were no रिफ्रैक्शन तो इस रे को सीधे यूं आना था। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही रे एयर से ग्लास में एंटर करती है, यहाँ से डेविएट होगी, फिर बाहर निकलती है, तो दिस इज द अमर्जेंट रे। ये रे का फाइनल पाथ है। अब इंसिडेंट रे और जो अमर्जेंट रे है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इफ वी ड्रा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू रेज, देन दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड lateral displacement. ये वाला perpendicular distance को हम क्या नाम देंगे? lateral displacement. So how we will define lateral displacement? The perpendicular distance, the perpendicular distance
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाई विच द इंसिडेंट रे और ओरिजिनल रे शिफ्ट्स फ्रॉम इट्स पाथ, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिससे ये इंसिडेंट रे या ओरिजिनल रे अपने पाथ से शिफ्ट हो गए। देखो इसको यूँ आना था, लेकिन ये यूँ आने के बजाय इधर से बाहर निकल के आ रही, तो यहाँ से इस डिस्टेंस से शिफ्ट हो गई, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम लैटरल। लैटरल का मतलब होता है साइड वाइज। तो ये रे यहाँ से कितना खिसक के आ गई, इतना शिफ्ट हो गई, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो ये जो रे हैं हम इनको नाम दे लेते हैं। सपोज दिस इज के एल इज इंसिडेंट रे, एल एम इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस एम एन इज इमर्जेंट रे। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम नाम दे देते हैं एम पी। और ये जो ग्लास की जो थिकनेस है, सपोज थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब इज टी, ये वाली जो थिकनेस है इसको हम क्या मान लेते हैं टी मान लेते हैं। देन वी कैन सी दैट इन दिस केस लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट, यहाँ पर जो लैटरल शिफ्ट है वो क्या है, देखो वी कैन सी लैटरल शिफ्ट इज एम पी, दिस एम पी इज लैटरल शिफ्ट एम पी। यहाँ पर ये है हमारे पास में जो लैटरल शिफ्ट है एम पी is lateral shift, so we have to find the value of MP। देखो इन ट्राइंगल LMP, यदि हम इस ट्राइंगल LMP की बात करते हैं then it is clear that MP is perpendicular and LM is hypotenuse। we can write MP और PM MP upon LM। देखो MP सी एयर एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर। हमने यहाँ पर ये वाला एंगल डेल्टा लिया है तो उसके सामने ये क्या हो गया परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो एम पी अपॉन एल एम इज इक्वल टू साइन डेल्टा, और वी कैन सी दैट एम पी इज इक्वल टू एल एम साइन डेल्टा। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम आते हैं हमारी दूसरी ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में आ जाते हैं, इसको नाम दे लेते हैं एल टी एम। ये जो ट्राइंगल है इसको नाम दे दिया एल टी एम। वी कैन सी दैट इन ट्राइंगल एल टी एम दिस एंगल इज R1। सो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी टी, दिस टी एम इज परपेंडिकुलर। तो बेसिकली हम यहाँ क्या चाहते हैं कि ये जो एल एम है जो इक्वेशन फर्स्ट में आया हुआ है, इस एल एम की वैल्यू इस ट्राइंगल से हम निकालना चाहते हैं, राइट। अब देखो हमारे पास में एक एंगल अवेलेबल है और एक ये साइड अवेलेबल है। सो यूजिंग कंसेप्ट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एल टी अपॉन एल एम, वी कैन से दैट एल टी अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्या होगा कोस R1। हमें चाहिए एल एम, देन वी कैन सी एल एम इज इक्वल टू एल टी अपॉन कोस R1, राइट। बट एल टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब, और इसको हमने नाम क्या दिया टी। सो एल एम इज इक्वल टू क्या आएगा टी अपॉन कोस R1, इसको मान लेते हैं हम सेकेंड। सो ये जो वैल्यू है एल एम की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, देन फाइनली वी विल गेट एम पी, जो हमारे पास में लेटरल डिस्प्लेसमेंट था एम पी इज इक्वल टू एल एम की जगह पुट कर देते हैं टी अपॉन कोस R1, टी अपॉन कोस R1 इंटू क्या है साइन डेल्टा, राइट। अब देखो इसको हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। If we see delta, then it is clear that this angle delta, अगर हम डेल्टा की बात करते हैं तो एक मिनट के लिए यदि हम इस लाइन को यूं हाइड कर लेते हैं, then it is clear that this angle is equal to this angle। ये I1 है, then this complete angle is I1, और इस I1 में से R1 को माइनस कर दोगे, देखो ये I1 तो ये पूरा क्या बनेगा I1 अल्टरनेटिव एंगल हो गई ये, और वर्टिकली अपोजिट सॉरी
I1, देन दिस इज I1 वर्टिकली अपोजिट। I1 में से क्या माइनस करेंगे, R1, क्या आएगा डेल्टा। वी कैन सी डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1। इफ वी पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा इन दिस इक्वेशन, देन lateral displacement MP is equal to T cos T इंटू साइन डेल्टा, और साइन डेल्टा की जगह क्या पुट करोगे, I1 माइनस R1 अपॉन कोस R1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये था हमारा कंसेप्ट यहाँ पर ड्राइव करना। लेटरल डिस्प्लेसमेंट MP इज इक्वल टू T sin I1 minus R1 upon cos R1, where T is thickness of this glass slab. So lateral displacement किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें इसकी, if we discuss special case of this article, then MP is lateral displacement, and it is clear that this lateral displacement is directly depends on the lateral thickness। ग्लास स्लैब की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी, ये वाली थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। वी कैन से दैट लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन T, दैट इज थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। सेकेंड, दूसरा फैक्टर देखो, अगर हम ये कहते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा, जब इस साइन की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। We can see that MP, that is lateral displacement will be maximum if sin this sin I1 minus R1 is equal to maximum, and we know that maximum value of sin is 1। इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर है, ये दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। वी नो दैट साइन 90 इज 1, सो इट इज क्लियर दैट I1 माइनस R1 मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। I1 माइनस R1, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए I1 माइनस R1 की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री। इफ आई से दैट R1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, इफ R1 इज इक्वल टू 0, then I1 is equal to 90 डिग्री। यहाँ से if R1 is equal to 0, then it is clear that I1 is equal to 90 डिग्री, राइट। R1 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये किधर आएगी, रिफ्रैक्शन के बाद में इट मस्ट गो अलोंग द नॉर्मल। यहाँ से ये जितना देखो, ये रे अगर यहाँ से जितना ज़्यादा बेंड होगी, R1 की वैल्यू उतनी कम होगी। अगर ये नॉर्मल के अलोंग आ जाए तो R1 कितना होगा, 0। लेकिन R1 जब 0 है तो I1 को ऑब्वियसली क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री। I1 90 कब होगा, अगर ये रे इस सरफेस के अलोंग आती है और यहाँ से रिफ्रैक्ट होके इस नॉर्मल के अलोंग आ जाए। उस केस में रिफ्रैक्ट जो हमारा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, मैक्सिमम। एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो यदि यहाँ से हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने कंडीशन क्या लगाई है, I1 माइनस R1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड R1 इज इक्वल टू 0। देन वी नो दैट दिस एंगल इज, हमने 90 बना दिया, देन साइन 90 होता है 1 और कोस R1 को 0 कर दिया, कोस 0 होता है 1। सो MP इज इक्वल टू T, राइट, अपॉन में इनटू क्या होगा, 1 अपॉन 1। इसकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में कोस 0 इज 1 एंड दैट इज इक्वल टू T। दिस मे बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट। थैंक्स, नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में।